नमस्कार, 8 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले सुर्खियां। लंदन में गिरफ्तारी के साथ विजय माल्या के प्रत्यर्पण की शुरुआत। अदालत में सीबीआई रखेगी पक्ष। विपक्ष ने पूछी भारत लाने की तारीख। भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना मुश्किल। विदेशी कामगारों से जुड़े वीजा कार्यक्रम खत्म। H1B वीजा पर अमेरिका में जल्द कार्यकारी आदेश। नेपाल में भारत का निवेश बढ़ाने का अनुरोध। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी की प्रधानमंत्री से मुलाकात। मधेशियों से जुड़े मुद्दों पर हुई बातचीत। अन्नाद्रमुक के दोनों गुटों में सुलह की कोशिश। विवाद सुलझाने के लिए 3 मंत्रियों की समिति। पार्टी और सरकार में परिवारवाद के खिलाफ पनीर सेल्वम। और दिल्ली में निगम चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल। कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप। और अब पहली खबर। कारोबारी विजय माल्या पर शिकंजा कसता जा रहा है। भारत के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद ब्रिटेन में आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अदालत से उन्हें जमानत भी मिल गई। माल्या पर बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज बकाया है। सीबीआई और ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग अदालत के सामने अपना पक्ष रखेंगे। करोड़ों का कर्ज चुकाए बिना लंदन भागे कारोबारी विजय माल्या को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें स्कॉटलैंड यार्ड ने गिरफ्तार किया। बाद में उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। भारत ने 8 फरवरी को माल्या के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया था। ब्रिटेन ने इस अनुरोध को मानते हुए इसे जिला जज के पास भेज दिया था। ब्रिटेन और इंडिया के बीच में एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी भी है, तो हमने उसके तहत ये आग्रह किया है कि उनको भारत में लाया जाए। अब वो प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया की प्रतीक्षा करनी चाहिए। भारत सरकार इस मामले में अपने दायित्वों को लेकर बहुत ही सजग है। इसकी प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत ही हम कार्रवाई करेंगे। मेरा मानना है कि हम किसी भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जो लगे कि हम कानून के विपरीत जा रहे हैं। हम और किसी भी व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं जो कानून की सीमा में है, जिसने देश के साथ अपराध किया है। भारत और ब्रिटेन के बीच प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन ब्रिटेन में प्रत्यर्पण की प्रक्रिया लंबी है। जज ये तय करते हैं कि गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाए या नहीं। वारंट जारी होने पर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाता है। हालांकि आखिरी फैसला करने का अधिकार विदेश मंत्री के पास होता है। आरोपी इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है। विपक्ष ने माल्या से पाई वसूलने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों की आंख में धूल झोंकना बंद करे और देश को बताए कि विजय माल्या हमारे देश में वापस कब लेकर आएंगे और कब देशवासियों का 9,091 करोड़ रुपया वापस मिलेगा। जनवरी में सीबीआई अदालत ने माल्या के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। ये कार्रवाई आईडीबीआई बैंक का 720 करोड़ रुपए का कर्ज नहीं चुकाने के आरोप में हुई थी। वहीं माल्या की बंद पड़ी किंगफिशर एयरलाइंस पर कई बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बकाया है। माल्या पिछले साल 2 फरवरी को देश से भाग गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वरिष्ठ पत्रकार A.K. भट्टाचार्य हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। एडिटोरियल डायरेक्टर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या वाकई इसको एक जीत माना जाए या फिर ये एक रूटीन जिसे कहते हैं पूरी प्रक्रिया के तहत ये पूरा मामला चल रहा था, या कुछ ऐसा भी हुआ है जो हमारे जो उम्मीदें थी उससे अलग है? देखिए, एक रूटीन तो मामला मैं नहीं कहूँगा। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। किसी भी अगर इंसान को हम एक्स्ट्रेडिशन या प्रत्यर्पण जिसे आप कह रहे हैं चाहते हैं, तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। मैं कहूँगा ये प्रक्रिया जारी हुई है और सिद्धांत जो ये डिसीजन जो है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि भारत और यूके की जो एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी 1993 से लगी थी, ये एक पहला केस है जहाँ पे एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने सर्टिफाई किया है कि ये केस कोर्ट में जा सकता है और कोर्ट की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो उस लिहाज से ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और दूसरे तरफ से ये इम्पॉर्टेंट स्टेप इसलिए ये है कि ये ऐसा पहला केस है जो एक फाइनेंशियल फ्रॉड के, जैसे कि लोन वापस नहीं दे रहे हैं, उसकी एलिगेशन को लेकर एक एक्सट्रेडिशन की बात हो रही है।
तो एक इकोनॉमिक ऑफेंसेस के ज़रिए आप देखें तो ये एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। पर इसके ऊपर जो सेलिब्रेशन जो हो रहा है कि भाई एक्सट्रेडिशन हो गया है, ये मुझे लगता है कि एक्सैजरेशन है, क्योंकि एक्सट्रेडिशन होने का एक प्रोसेस है, करीबन आप 2 महीने समझ सकते हैं ये प्रोसेस ले सकता है। इसके ऊपर अब मान लीजिए अब ये कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में अगर राय दे दे कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इनका एक्सट्रेडिशन के ऊपर डिसीजन ले लें, पर उस डिसीजन के अगेंस्ट में माल्या साहब का पूरा अधिकार है, वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। वो हाई कोर्ट में 15 दिन के अंदर जा सकते हैं, इसका मतलब 15 दिन गए आपके, और उसके बाद अगर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डिसीजन लेगा इसके ऊपर, फिर 15 दिन लग जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो लेकिन उसके बावजूद भी आप ये कह रहे हैं कई साल से चूंकि ये मामला लंबित है और ये भागे हुए हैं, हाँ। तो फिर भी 2 महीने के अंदर आपको लगता है फिर भी प्रक्रिया पूरी मुझे हो लगता है जाएगी? 2 महीने के अंदर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पर एक राजनीतिक एक प्रश्न उठता है, क्योंकि आज ही प्राइम मिनिस्टर टेरेसा मे ने 8 जून को इलेक्शन होने का ऐलान कर दिया है। तो ये जो टाइम आता है ठीक इलेक्शन के पहले आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि शायद ये इलेक्शन इशू ना बन जाए वहाँ पे, तो उसी के शायद अगर आइदर वे यू लुक एट इट, इंडियन कम्युनिटी और साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए ऐसा ना बन जाए, तो मुझे लगता है कि वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा, पॉलिटिकली क्लोजली फॉलोड होगा ये डेवलपमेंट। पर आज का भारत में भी इस पर राजनीति हो सकती है और लंदन में भी हो सकती है। तो ये क्योंकि इलेक्शन जो अनाउंस हो गया वो एक इट एडेड ए न्यू डायमेंशन टू इट। लेकिन विजय माल्या कह रहे हैं कि यूजुअल इंडियन मीडिया हाइप, एक्सट्रेडिशन हियरिंग इन कोर्ट स्टार्टेड टुडे एज एक्सपेक्टेड। वही कह रहे हैं कि ये तो मीडिया का जो मिजाज है भारतीय मीडिया का वही है और इसमें कोई खास बात नहीं है। मैं इसको हाइप नहीं मानता, क्योंकि अगर आप देखें पुराने जो केस जैसे नदीम की बात कही जा रही थी, उसमें एक्सट्रेडिशन की इस हालत में नहीं आई थी। ललित मोदी जी की बात हो रही थी एक ज़माने में, उसकी बात एक्सट्रेडिशन के उन्हें डिमांड किया गया था, पर वो इस स्टेज में नहीं आई है। तो ये पहला एक स्टेज है जो कि एक इंडियन हु इज़ रनिंग अवे फ्रॉम द इंडियन लॉज, उसके अगेंस्ट में एक्सट्रेडिशन की बात कोर्ट तक पहुंच गई है। वहाँ पे एक डिटेंशन जिसे हम कहेंगे डिटेंशन हुआ है, उनको बेल भी मिल गया है। अब कोर्ट लीगल प्रोसेसेस चलेंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि छोटी मोटी बात नहीं है ये। पर ये बात आप कह रहे हैं कि ये विदेश में और खासकर इंग्लैंड में उनके कारोबार पे असर पड़ेगा, वो खुले तरीके से उस तरह नहीं घूम सकते जैसे अपना कारोबार कर रहे थे? नहीं, वो बेल में रहेंगे एकदम पूरी तरह से, जो घूमते रहेंगे वो पूरी तरह से टिल, लेकिन जमानत पर होंगे, जमानत पर होंगे वो। ही विल बी ऑन बेल और ज़मानत में होंगे, और इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी जाने आने में ट्रैवल में अंकुश रहेगी, पर ब्रिटेन के बाहर नहीं जा सकते। और ये भी महत्वपूर्ण बात है कि एक कारोबारी जिसका इंटरनेशनल कारोबार है वो ब्रिटेन के बाहर नहीं आ सकता। 2 महीने बाद अगर हम ये माने कि सब कुछ वैसा जाता है जैसा कि भारत सरकार चाहती है, उसके बाद अगर भारत आते हैं विजय माल्या, तो फिर यहाँ से प्रक्रिया कैसे पूरी होगी? क्योंकि 9,000 करोड़ एक व्यक्ति जिसने डिफॉल्ट किया है उसको जेल भेजना तो हमारे लिए आसान काम है, लेकिन वो रुपया पैसा वो कहाँ से आएगा जो वो अपने साथ लेकर गए? अच्छी खबर जो ये है कि हमारे देश में जो इसी दरमियान में जो 2-3 लॉ का कानून आ गए हैं, जैसे इंसॉल्वेंसी जो एक्ट जो है, बैंक्रप्सी कोड जिसे हम कहते हैं, वो लागू हो गई है। उसकी जो नोटिफिकेशन भी चालू हो गई है, उसके जो सारे जो इंसॉल्वेंसी कोर्ट्स वो बैठ गए हैं। तो मुझे लगता है कि जो इंसॉल्वेंसी या रिकवरी का जो प्रोसेस जो है वो मेरे ख्याल से डिले नहीं होगा। मुझे लगता है कि इसमें 2 चीज़ हैं, एक तो है रिकवरी ऑफ द स्टॉक अमाउंट, वो माल्या साहब से वापस लेना है, तो उनके पास एसेट्स हैं, पर वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पर उनके एसेट्स देश के बाहर भी हैं। देश के बाहर वो तो लॉ के तो कानून के तो लंबे हाथ होते हैं, तो इसमें कोई मेरे ख्याल से बाधा उतनी नहीं आएगी। पर ज़रूर ये बात है कि जो उनका जो कल्पेबिलिटी जो है उसमें उन्होंने कितनी जो उनकी जो दोषी साब्यस्त करना उनको, ये एक लंबा एक कानूनी एक प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि जाहिर है वो बेहतरीन किसी भी लॉयर को हायर करेंगे और उनके डिफेंड कर सकेंगे। और जैसे देखिए आप सुब्रत रॉय सहारा की जो बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अब उनको आम्बी वैली का पूरा ऑक्शन करने का वो ऑर्डर दिया है, तो उनके पास से भी 5,000 करोड़ नहीं निकाल सके अभी तक हमने, उसके बावजूद भी तो उनके पास तो 9,000 करोड़ निकालने हैं उनसे, मतलब एलिज्ड अमाउंट है ये। तो और इसके बावजूद भी कि सुब्रत रॉय सहारा का ज़्यादातर कारोबार हिंदुस्तान में सीमित है, इसी में है, तो तब भी ये डिफिकल्टी तो होगा। तो कितनी जल्दी उसको रिकवर हो सके वो एक ओपन क्वेश्चन है। पर हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर ये डिसीजन, अगर ये प्रोसेस चालू हो जाए, ये एक सबक होगा और लोगों के लिए। बहुत अच्छी बात आप ये कह रहे हैं कि इसको जीत लगभग ना भी माना जाए, तब भी एक अच्छी शुरुआत जरूर माना जा सकता है कि अच्छे तरीके से शुरू हुई है फिलहाल ये लड़ाई। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर, अभी एक छोटा सा ब्रेक।
तुर्की में जनमत संग्रह हुआ पूरा। आधी से ज्यादा आबादी ने किया नई शासन प्रणाली के हक में मतदान। क्या है तुर्की में रायशुमारी का संदेश? देखिए देश देशांतर में आज रात 8:30 बजे। नेपाली राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी 5 दिन के भारत दौरे पर हैं। मंगलवार को उन्होंने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत की। नेपाल के राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की। जी हाँ, तो फिलहाल इस मुलाकात के बाद ये भी बात की गई है, राष्ट्रपति जो हैं नेपाल के, उन्होंने कहा है कि भारत जो है वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करे नेपाल में, लेकिन इस दौरान वहाँ पर जो राजनीतिक अस्थिरता है उसका माहौल भी बन रहा है। वहाँ पर स्थानीय चुनाव हैं और इस दौरान जो मधेशी समूह हैं उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि फिर से वो आंदोलन करेंगे और इस चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। तो माना क्या ये जा रहा है कि फ़िलहाल जो राष्ट्रपति हैं, फ़िलहाल नेपाल की क्या इस मसले पर भी बातचीत होगी भारतीय नेताओं के साथ उनकी। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान नेपाल के राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने भारत से नेपाल में निवेश बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के संबंधों को किसी तीसरे देश की वजह से प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री को मधेशी मामलों पर भी हालात की जानकारी दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने उन्हें दोनों देशों के रिश्ते बेहतर करने का आश्वासन दिया। इससे पहले विद्यादेवी का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। इसके बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उन्हें नेपाल के लिए बनाई जा रही भारतीय योजनाओं की जानकारी दी। नेपाली राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मुलाकात की। नेपाली राष्ट्रपति राजघाट भी गईं, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति बनने के बाद विद्यादेवी भंडारी का पहला आधिकारिक भारत दौरा है। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एआईएडीएमके के 2 खेमों के एक होने के आसार अब बढ़ गए हैं। शशिकला गुट ने विलय को लेकर बातचीत के लिए एक समिति बनाई है। इस मामले में आज शशिकला गुट और पनीरसेल्वम गुट के विधायकों की मीटिंग भी हुई, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने कहा है कि उन्हें पार्टी और सरकार में शशिकला और उनके परिवार के लोग मंजूर नहीं हैं। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के दोनों गुटों में सुलह की कोशिश तेज हो गई है। शशिकला की अगुवाई वाले गुट ने विलय के प्रस्ताव पर बातचीत के लिए एक टीम बनाई है। ये टीम पनीरसेल्वम गुट के साथ बातचीत करेगी। Some difference of opinion among ourselves. This is common in the democratic system. There we are all sorting out. That for that some senior ministers and senior office bearers joined as a group and discussing with OPS and others to sort out the problem. दोनों गुटों के विधायक और नेताओं के बीच बैठकों का दौर दिन भर जारी रहा। पनीरसेल्वम खेमे का कहना है कि वह समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार और पार्टी में एक ही परिवार का कब्जा नहीं होना चाहिए। Sasikala and her family has to be kept away from the party. Directly or indirectly, they should not have any role within the party. इस बीच एआईएडीएमके शशिकला गुट ने पार्टी से शशिकला और टीटीवी दिनाकरन को हटाने की खबरों को खारिज किया है और पनीरसेल्वम की ओर से दिए गए सुझावों पर विचार करने की बात कही। We also made suggestions that we are ready to talk with the former chief minister. So meanwhile, some opinion given by the former chief minister that being again placed among all of us, and we will come back to you. विपक्षी दल डीएमके ने इसे सत्ता के लिए संघर्ष करार दिया है। They will go to any extent to remain in power, which is not in the interest of the state. The state has already gone down. चेन्नई में सोमवार रात एआईएडीएमके सरकार के कई मंत्रियों और विधायकों की बैठक हुई थी। इसमें ओ पनीरसेल्वम वाले दल के साथ सुलह के प्रस्ताव पर समर्थन किया गया था। एआईएडीएमके महासचिव जय ललिता के निधन के बाद पार्टी शशिकला नटराजन और पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम की अगुवाई में 2 खेमों में बंट गई है। दोनों गुट पार्टी के 2 पत्ती के चुनाव चिन्ह पर दावा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर एमसीडी चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता अरविंदर सिंह लवली आज भाजपा में शामिल हो गए। वो पार्टी में अनदेखी और एमसीडी चुनाव में टिकट बंटवारे से नाराज थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। कांग्रेस में कई बड़े नेता एमसीडी टिकट बंटवारे में दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन से नाराज चल रहे हैं।
कश्मीर के हालात। कश्मीर में आज सभी स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय बंद रहे। प्रशासन का कहना है कि शांति बनाए रखने के लिए कदम उठाया गया है। घाटी में इंटरनेट भी बंद है ताकि अफवाहों पर काबू पाया जा सके। घाटी में कल हुए छात्रों के प्रदर्शन के बाद ये फैसला लिया गया। इस बीच राज्य कैबिनेट की बैठक में सुरक्षा बलों को संयम बरतने का निर्देश दिया गया और लोगों की मौत पर दुख जताया गया। पुलवामा के एक कॉलेज में कथित रूप से छात्रों के साथ बदसलूकी का विरोध करने के लिए युवा सड़कों पर उतरे थे। प्रदर्शन के दौरान कई छात्र घायल हो गए, वहीं 5 पुलिसकर्मियों को भी चोट आई। कुलभूषण जाधव मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के दखल की मांग की गई है। इस बीच पाकिस्तान ने एक बार फिर कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुंच की अनुमति देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुंच की अनुमति देने से फिर इंकार कर दिया है। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किए गए जाधव तक पहुंचने की भारत की ये 14वीं कोशिश थी। हालांकि इस मामले में पाकिस्तान ने कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी है। किस आधार पर कुलभूषण जाधव को डिनाई किया जा रहा है काउंसिल एक्सेस, जब भारत हर वक्त मांग रहा है, 13-14 बार मांग चुका है? क्या ऐसी बात है जो पाकिस्तान घबरा रही है कि हम देख नहीं पाएंगे? क्या कुलभूषण जाधव के साथ कुछ ऐसा अत्याचार हुआ है जो बाहर निकलेगी? इस बीच कुलभूषण मामले में पाकिस्तान के अड़ियल रवैये के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि सरकार को जाधव की रिहाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संपर्क करने का निर्देश दिया जाए। इधर विपक्षी कांग्रेस ने कहा है कि सरकार इस मामले में अमेरिका पर दबाव बनाए। अमेरिका के पास इतना दबाव है कि केवल वक्तव्य देने के बजाय वो प्रेशर कर सकता है पाकिस्तान पर और उस पर दबाव डाल सकता है। मैं तो कहूँगा कि इस समय बहुत अच्छा समय है। अगर जाधव के केस में भी अमेरिका कहे पाकिस्तान से कि आप न्याय दिलवाइए, अगर इसमें कोई पहल हो और पाकिस्तान भी फिर सामने आके पहल करे, तो शायद हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मित्रता में ये बहुत आगे तक जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट से कि वो भारत सरकार को नोटिस जारी कर डायरेक्शन दे कि वियना कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो काउंसलर एसेस है वो दी जाए कुलभूषण सुधीर जाधव जी को, और साथ में ऐसे प्रोटोकॉल भी बनाया जाए, क्योंकि ऐसे गंभीर मामलों में सिर्फ सरकार का डिस्क्रिशन के साथ साथ कानूनी मापदंड भी तय होने चाहिए। कुलभूषण को पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। इस पर भारत ने कहा था कि अगर जाधव की पूर्व नियोजित हत्या को अंजाम दिया गया तो द्विपक्षीय संबंधों को नुकसान पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारतीय मौसम विभाग ने मानसून को लेकर पहला पूर्वानुमान जारी कर दिया है। इसमें इस साल सामान्य बारिश होने का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के दूसरे भाग में अल नीनो का असर हो सकता है। इस साल देश में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य रहने की उम्मीद है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक जून से सितंबर के दौरान 96% बारिश होने का अनुमान है। 96% से लेकर 106% के बीच बरसात को सामान्य मानसून माना जाता है। अभी तक का अनुमान के अनुसार 2017 मानसून वर्षा का IMD का आकलन जो है सामान्य होने का संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल अल नीनो का खतरा कम हुआ है, लेकिन अगस्त-अक्टूबर में अल नीनो का असर पड़ सकता है। इंडियन ओशियन डाइपोल की वजह से अल नीनो का प्रभाव कम हो जाएगा। न्यूट्रल कंडीशंस पैसिफिक में है। अभी अगस्त और सितंबर में माइल्ड एल नीनो डेवलप होने का पॉसिबिलिटी है। वो एल नीनो का भी माइल्ड एल नीनो, मॉडरेट एल नीनो जो है डेवलप होने का पॉसिबिलिटी है। उसका प्रोबेबिलिटी भी फरवरी और मार्च में जैसा भाई साहब का प्रेजेंटेशन था उसमें देखेंगे, वो प्रोबेबिलिटी कम हुआ है। मॉनसून का अगला अनुमान मौसम विभाग जून के पहले हफ्ते तक देगा और तब पता चलेगा कि किस इलाके में कितनी बारिश हो सकती है। देश में खरीफ की फसल जून से सितंबर तक होने वाली बारिश पर निर्भर है। कृषि प्रधान देश होने की वजह से इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। लीना शर्मा, राज्यसभा टीवी। सरकार व्हाट्सएप, फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के डेटा को सुरक्षित करने के लिए काम कर रही है। व्हाट्सएप में प्राइवेसी से जुड़े केस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया सोशल साइट पर मौजूद डेटा को संरक्षित करने के लिए फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को व्हाट्सएप प्राइवेसी मामले में सुनवाई के लिए 5 जजों की संविधान पीठ बनाने का फैसला किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर डेटा सुरक्षित नहीं है और ये देश के संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन है।
इस मामले में व्हाट्सएप और फेसबुक को पहले ही नोटिस जारी हो चुका है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से भारतीय पेशेवरों के लिए बुरी खबर है। ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी कामगारों के बीच लोकप्रिय वीज़ा प्रणाली ख़त्म कर दी है। इस वीज़े का अधिकतर हिस्सा भारतीय कामगारों को मिलता था। वहीं अमेरिका में H-1B वीज़ा में सुधार के लिए ट्रंप आज नए आदेशों पर दस्तखत करने वाले हैं। भारत ने कहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया के फैसले का अध्ययन करेगा। भारत में कुशल कामगारों को अब ऑस्ट्रेलिया में आसानी से प्रवेश नहीं मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने उस वीजा कार्यक्रम को खत्म कर दिया है जिसका इस्तेमाल 95,000 से ज्यादा विदेशी कामगार करते थे। इनमें अधिकतर भारतीय थे। इस कार्यक्रम का नाम 457 वीजा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बेरोजगारी खत्म करने के लिए यह कदम उठाया गया है। It will be replaced by a new system that will be manifestly, rigorously, resolutely conducted in the national interest to put Australians and Australian jobs first. ऑस्ट्रेलिया में हुनरमंद कामगारों की कमी दूर करने के लिए यह वीजा कार्यक्रम था। इसके तहत 4 साल का वीजा और परिवार को लाने की छूट भी मिलती थी। इसका लाभ अधिकतर भारतीय कामगार उठाते थे। इसके बाद ब्रिटेन और चीन का नंबर था। This rigorous focus, this laser-like focus on our national interest will ensure that where skill gaps arise and can't be filled by Australians, then foreign workers can come in, but not otherwise. अमेरिका भी H-1B वीजा कार्यक्रम में सुधार करने जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कार्यकारी आदेश पर दस्तखत करने वाले हैं। नए नियमों में सबसे ज्यादा हुनरमंद और सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले को ही ये वीजा देने का प्रावधान है। इस साल 65,000 H-1B वीजा के लिए करीब 2 लाख आवेदन आए हैं। H-1B वीजा का अधिकतर हिस्सा भारतीय IT पेशेवरों को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत दौरे पर आए कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन ने आज रक्षा मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने सुरक्षा संबंध और मजबूत बनाने पर जोर दिया। कनाडा के रक्षा मंत्री ने अफगानिस्तान में भारत की सकारात्मक भूमिका की तारीफ की है। अफगानिस्तान में भारत के साथ मिलकर काम करने की बात कही गई है। कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन 1 सप्ताह की यात्रा पर भारत में हैं। संसद परिसर में आज राज्यसभा दिवस मनाया गया। बाल योगी सभागार में राज्यसभा सचिवालय क्लब ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर राज्यसभा के रिटायर्ड अधिकारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही बच्चों के लिए पेंटिंग्स और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और विजेताओं को पुरस्कार से नवाजा गया। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम भी हुए। 3 अप्रैल 1952 को गठित राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। जिसे कि आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।